नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपका स्वागत है खबरों का एक्सरे में। एक बार फिर से हाजिर हैं खबरों का एक्सरे करने के लिए, वो खबरें जो आपके लिए हैं और आपसे सरोकार रखती हैं, लेकिन उन खबरों को बहुत डिटेल में गहराई से जानना है बेहद ज़रूरी। तो ऐसी ही खुश खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं करने के लिए उनका एक्सरे। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरों का एक्सरे की। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिनको हम चुनकर लाए हैं। तो चलिए पहली खबर, इन पर जताया बीजेपी ने भरोसा। किन पर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और कदम कदम पर राम के दर्शन, इसके बारे में भी बताएंगे और सांसों की सौगात, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए पहली खबर का रुख करेंगे और खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, तो वहीं बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो आज के एक्सरे में जानेंगे कि बीजेपी के इन प्रत्याशियों की क्या है राजनीतिक पृष्ठभूमि, क्या ये उम्मीदवार उपचुनाव में पार्टी को जीत दिला पाएंगे। करेंगे इन सभी मुद्दों पर बात। तो चलिए एक्सरे के जरिए हम जानेंगे और समझेंगे कि जिन उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, क्या वो उम्मीदवार बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मंगलवार को ही 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। और चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले खंडवा 1 लोकसभा सीट की, जहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। जी हाँ, नाम चल रहा था अर्चना चिटनीस का, उसके अलावा हर्षवर्धन सिंह चौहान का, ये तमाम नाम आए, लेकिन अब ज्ञानेश्वर पाटिल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए जरा जानते हैं। बीजेपी का ओबीसी चेहरा माने जाते हैं और ओबीसी को लेकर क्या कुछ राजनीति भी है और इस समय क्या कुछ चल रहा है ये सब जानते हैं, तो इसलिए ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। छात्र राजनीति से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं ज्ञानेश्वर और साल 2000 से 2005 तक खंडवा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई बार लोकसभा चुनाव का भी संचालन कर चुके हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। पाटिल को टिकट देने के पीछे उनकी निर्विवाद छवि बताई जाती है, एक साफ छवि बताई जा रही है। सीएम शिवराज के करीबी नेताओं में से भी एक माने जाते हैं ज्ञानेश्वर पाटिल। तो एक अहम सीट लोकसभा की एक सीट खंडवा, जहां पर बीजेपी ने भरोसा जताया है ज्ञानेश्वर पाटिल पर। और चलिए अब बात जोबट की भी कर लेते हैं। विधानसभा सीट सुलोचना रावत, जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। रावत की आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है कांग्रेस से। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, लेकिन बीजेपी में शामिल हुई और अब टिकट मिल गया। दिग्विजय सिंह के सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं सुलोचना रावत। 2018 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज भी थी और अब उसी सीट से, जिस सीट पर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, उसी सीट से बीजेपी से चुनाव भी लड़ेंगी। साल 1980 से ही आदिवासियों के विकास के लिए काफी काम किया है। जोबट सीट पर अगर हम बात करें तो SC ST वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो एक बड़ा कारण, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई। अब देखना ये होगा कि जो दांव बीजेपी ने लगाया है, क्या बीजेपी को उसमें जीत हासिल होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पृथ्वीपुर की बात कर लेते हैं। शिशुपाल यादव वहां से उनके नाम का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं शिशुपाल यादव। 2018 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था उन्होंने
44,000 से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। तो ये भी कारण हो सकता है। अब पृथ्वीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर ली 2018 के बाद। 2013 से ही पृथ्वीपुर सीट पर वो सक्रिय हैं, एक लंबे समय से सक्रिय हैं। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और 2019 से बीजेपी में सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी ने इन पर अपना भरोसा जताया है। और रैगांव की बात करते हैं, रैगांव पर भरोसा जताया बीजेपी ने प्रतिमा बागरी पर। जी हाँ, जरा प्रतिमा बागरी के बारे में भी जानते हैं कि क्या उनका बैकग्राउंड है और आखिर क्यों भरोसा जताया है। पूर्व विधायक जुगल बागरी की नातिन है प्रतिमा बागरी। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हैं और प्रतिमा के माता पिता इसी सीट से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, यानी कि पकड़ अच्छी है अपने क्षेत्र में, इसलिए भी भरोसा जताया है। वर्तमान में वार्ड नंबर 19 से पार्षद भी हैं प्रतिमा के पिता और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रतिमा रही हैं। संघ से जुड़ी हुई नेता हैं प्रतिमा। तो बहुत सारे कारण हैं प्रतिमा को, और इनके सहारे महिला और यूथ वोटर्स को साधने की कोशिश भी रहेगी। एक लंबे समय से वो और उनका परिवार एक लंबे समय से उस जगह पर सक्रिय रहा है, जिससे जाहिर सी बात है कि पकड़ अच्छी है वहाँ पर, इसलिए इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो ये लोग जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया, और जाहिर है कि ये उपचुनाव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों की साख का सवाल है। 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीट, और दोनों ही पार्टियों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि इन सीटों पर वो अपना कब्जा जमा ले। जी हाँ, इसीलिए पूरा भरोसा जो है इन पर अब बीजेपी ने जताया है। इससे पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि मंगलवार को कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, यानी कि वो 4 नामों का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने अब आज इन नामों का ऐलान किया है और इन पर भरोसा जताया है। अब खैर आने वाला वक्त बताएगा। 30 अक्टूबर को उपचुनाव है और 2 नवंबर को आएगा रिजल्ट, तभी पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या है और इन्होंने जिन चेहरों पर दांव खेला है, जिन चेहरों पर भरोसा जताया दोनों ही पार्टियों ने, वो कितना सही या फिर कितनी चूक हुई, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये हमारी पहली खबर, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को होना है और ये बेहद ये साख का प्रश्न बना हुआ है दोनों ही पार्टी के लिए। तो अभी पूरी जुगत दोनों पार्टियों की इन पर कब्जा जमाना है। तो ये हमारी पहली खबर थी। छत्तीसगढ़ से, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण किया। यहाँ 3 दिन तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोकार्पण के मौके पर प्रदेश के कलाकारों के अलावा मुंबई के कलाकारों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आयोजन में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, विधायकगण समेत आम नागरिक भी मौजूद रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंदखुरी स्थित माता के इस मंदिर का क्या महत्व है और इस मौके पर सीएम ने जिस राम वनगमन पर्यटन परिपथ की शुरुआत की, उसकी आखिर क्या खासियत है? एक्सरे में जानेंगे इसकी एक डिटेल, लेकिन इससे पहले सुनेंगे सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा उसको। पर्यटन के दृष्टि से हमने सबला विकास करना है और न केवल छत्तीसगढ़ के राम वनगमन पथ के बात में नहीं कर रहा हूं, केवल 2200 किलोमीटर के विकास के बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि छत्तीसगढ़ में जिन हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, तेलक कैसे हमारा बढ़ाना है। बड़े संख्या में गुरु घासीदास जी के मानने वाला है, बड़े संख्या में कबीर जी के मानने वाला है। तो ये सब जगह मतलब हमला विकसित करना है, ताकि हर समुदाय, हर वर्ग के, हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखो कि भगवान बुद्ध के भी बहुत बड़ी स्थल सिरपुर भूल विकसित हमला करना है। हमारे दिन डोंगरगढ़ है, भाई दलेश्वर साहू वो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते, वो क्षेत्र भी विकसित करे की जरूरत है, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारे सब साथी मनाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने में जिन यात्रा हो है, वो यात्रा में छत्तीसगढ़ के विशेष भूमिका रहे है। चाहे माता कौशल्या के ओकर संस्कार दिस्तेकर कारण से, या छत्तीसगढ़ में 14 साल में 10 साल गुजारे हैं और यहाँ के साथ, यहाँ के वनवासी मन के साथ, यहाँ के किसान मजदूर मन के साथ, यहाँ के निवासी मन के साथ, नागरिक मन के साथ जिन रहे हैं, तेमें निश्चित रूप से भगवान राम के जिन व्यक्तित्व है, वो निर्माण में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़े योगदान रहे।
तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं राम वन गमन पर्यटन परिपथ आखिर है क्या। आपको ये समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आज नवरात्र का पहला दिन और आज के नवरात्र के मौके पर राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ की आज शुरुआत की गई है। श्री राम के वनवास के दौरान प्रदेश में बिताए गए समय पर आधारित परियोजना है ये। भगवान राम के पर्यटन पथ पर पड़ने वाले 9 स्थानों को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 9 स्थानों को विकसित किया जाएगा। कुल 75 ऐसी जगहें हैं जिनका विकास किया जाएगा। राम वन गमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। भगवान राम से जुड़ी यादों को संजोने के लिए इस परियोजना की कल्पना की गई है। इस मार्ग का सौंदर्यीकरण तथा विकास किया जाएगा और शुरुआत रायपुर के पास चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर से आज हो चुकी है। सरकार की इस पहल से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये है राम वन गमन पथ और चंदखुरी माता कौशल्या मंदिर, जिसका लोकार्पण और जीर्णोद्धार के कार्य का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री ने किया। रायपुर का एक छोटा सा गांव है चंदखुरी और इस छोटे से गांव चंदखुरी में श्री राम जी की माता यानी कि कौशल्या जी का जन्म हुआ था। इसे प्रभु श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता है। जी हाँ, माता कौशल्या का मंदिर उन्हें समर्पित दुनिया का एकमात्र यानी कि इकलौता मंदिर है। आज सीएम बघेल ने मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी किया है। तो ये है राम वन गमन पथ, जिसका आज सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का लोकार्पण भी किया है। और शिवम मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शिवम, आज राम वन गमन पथ की शुरुआत हुई, उसका शुभारंभ हुआ और अब लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। हर कदम पर भगवान श्री राम मिलेंगे। 9 ऐसे स्थान हैं जिसको आज चिन्हित किया गया, जिसका आज शुभारंभ तो हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें, क्योंकि बात जब भी राम की आती है और उस पर राजनीति ना हो, सियासत ना हो, तो बड़ा अधूरा लगने लगा है, क्योंकि एक चलन सा आ गया है और इस पर भी काफ़ी सियासत, मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधा, बीजेपी पर भी, और बीजेपी ने भी इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस वन पथ पर चलकर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, आज छत्तीसगढ़ का वही वन पथ देश और दुनिया के लिए खोल दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर पर आज छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन परिपथ का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूरा मंत्रिमंडल देखने को मिला, वहां के विधायक देखने को मिले और तमाम ऐसे लोग जो थे वो वहां पर देखने को मिले। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ही स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई विधायक जो है वहां पर कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए वहां पर थिरकते हुए भी नजर आए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब दर्जनों ऐसे स्थान चिन्हांकित किए गए हैं जो सुकमा से लेकर के कोरिया तक बताया जा रहा है, जहां पर राम वन गमन पथ का जो है विकास किया जाएगा। वहां पर हर एक जगह पर राम भगवान की जो है दर्शन के लिए अलग अलग जो है झांकियां बनाई जाएंगी। इसके साथ ही आज जो है 3 दिन के उद्घाटन समारोह का आज जो है आगाज कर दिया गया। इसके साथ ही 3 दिन तक ये उद्घाटन समारोह चलने वाला है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम के 51 फीट की मूर्ति का भी उद्घाटन किया है। लेकिन इसके साथ ही अब सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि भगवान राम सबके हैं और ये एक संस्कृति है, और साथ ही अब इसको लेकर जैसा कि लग रहा है अब बीजेपी की तरफ से भी वार पलटवार, इसका दौर अब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, भगवान राम को लेकर के सियासत तो पिछले कई समय से देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ पर। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आती है कि भगवान राम जो है वो राम के नाम पर जो है कांग्रेस जो है लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रही है। तो इसके साथ ही जो है कांग्रेस के भी तरफ से पलटवार सामने आता है कि भगवान राम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, भगवान राम तो हर एक के हैं और भगवान राम के नाम पर कोई राजनीति नहीं की जाती। ये तो लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाएं हैं जो भगवान श्री राम के लिए निकल करके सामने आ रही है। लगातार इसे लेकर के सियासत भी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से भगवान राम को लेकर के कांग्रेस सियासत
कर रही है छत्तीसगढ़ पर जो है चंदखुरी माता कौशल्या की मंदिर वहां पर जो है लोकार्पण कर वहां पर जो है एक योजना बना करके भगवान राम के नाम पर छत्तीसगढ़ पे सियासत करने को देख रही है। तो इस तरीके के आरोप पर लगातार सवाल भी उठा रही है। तो इस तरीके से राजनीति तो छत्तीसगढ़ पर देखने को मिल ही रही है राम के नाम पर। बिल्कुल। तो अब भगवान राम के नाम पर अब राजनीति भी, भले ही अब वो राम वन गमन पथ की बात हो, लेकिन जाहिर है कि बीजेपी समय समय पर ये आरोप लगाती आई है कि राम की जब भी बात आती है तो बीजेपी ये हमेशा कहती है कि कांग्रेस इस पर विरोध जताइए, चाहे वो राम मंदिर की हम बात क्यों ना करें। और पिछले लंबे समय से इस पर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता आ रहा है और अब कांग्रेस ये बात कहना चाहती है कि राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को लेकर के लगातार जो है अपनी योजनाएं दिखाती है, अपनी बातें करती रहती है, तो उसको लेकर के कांग्रेस भी अब जो है सामने आती हुई नजर आ रही है और लगातार ये कहती है कि भगवान राम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है। भगवान राम हर एक लोगों के, हर एक के मन में भगवान राम बसे हुए हैं और छत्तीसगढ़ में तो भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा अधिक समय बिताया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भगवान राम के नाम को लेकर के सियासत नहीं कर रही है, ऐसा कहना कांग्रेस का है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम, अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए है। और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के साथ देश के 35 ऑक्सीजन प्लांट को सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट के जरिए वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक की चुनौती थी। साथ ही कहा सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है। कोरोना की दूसरी लहर में देश को ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन ऑक्सीजन प्लांटों की सौगात से देश को कितना फायदा होगा, करेंगे इस पर एक्सरे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए इन सांसों की सौगात के बारे में जानेंगे और इसका एक्सरे भी करेंगे। आज देवभूमि से पीएम का क्या संदेश था, इस पर भी बात कर लेते हैं और वो अहम बातें आपको, वो बड़ी बातें आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 35 ऑक्सीजन प्लांट देने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा आज हमारे पास 3000 विश्व स्तरीय टेस्ट लैब्स हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कभी मास्क और दवाओं के आयात के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, आज भारत मास्क और दवाएं निर्यात कर रहा है। गांव में भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा पहुंची है। देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। जल्द ही हम 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री की अहम बातें। उन्होंने आपको बता दें कि 35 ऑक्सीजन प्लांट्स की सौगात आज दी है। वो प्लांट्स जो वाकई में हर किसी के लिए वरदान से कम नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसके बाद ये सबसे अहम चीज़ समझी जाती है। इसलिए आज पीएम ने इसी की सौगात दी और उन्होंने इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए कई अहम बातें की। जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले हम मास्क मंगवाते थे, दूसरे देशों से लेते थे, लेकिन अब हम उसका निर्यात भी कर रहे हैं, दवाइयों का निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की 3 खबरें जिनका हमने एक्सरे किया, जो ज़रूरी थी, चाहे वो बात उपचुनाव की हो, चाहे राम वन गमन पथ की हो या फिर पीएम की सौगात की। तो ये वो 3 अहम खबरें जिनका हमने एक्सरे किया, आप तक पहुंचाए। उम्मीद है आपको ये खबरें समझ में आई होंगी, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई खबरें थी, आपसे सरोकार रखने वाली खबरें थी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय कुछ और खबरों के साथ। कुछ और खबरें हम आपके लिए चुनकर लाएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।